आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बाबा रामदेव के एक न एक दिन जिस घेरे में आने की आशंका थी, आ गए हैं। जिस मुसीबत में फंसना था, जिन सवालों से जूझना था, उसकी आखिरकार शुरुआत हो गई। इस बार स्वामी रामदेव को रडार पर किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया है। बाबा जी हार्ट का, डायबिटीज़ का, थायराइड का और मोटापे का जो विज्ञापन करते हैं या उनकी कंपनी करती है, वे भ्रामक हैं, यानी कि लोगों को गुमराह करते हैं। इस बात की शिकायत बार बार आयुष मंत्रालय को जाती रही, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार शिकायत पीएमओ की भेजी गई और पीएमओ ने कहा कि भाई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर यह है और गलती है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो फिर एक्शन। देश के प्रधानमंत्री का दफ्तर अगर ऐसा कहता है तो आयुष मंत्रालय को दिन में ही तारे दिखना लाजमी है। सो उसने फटाफट उत्तराखंड का जो आयुष विभाग है उसको कहा कि आप पतंजलि की दवाओं के खिलाफ लंबित शिकायतों पर तुरंत एक्शन लीजिए। शिकायतें कितनी और कब से हैं, एक सवाल है, और जवाब ये है कि कई शिकायतें हैं जो फरवरी 2022 से चल रही हैं, यानी कि 2 साल तक उन फाइलों पर, उन शिकायतों पर चुप्पी रही है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायतें नहीं जाती और प्रधानमंत्री कार्यालय देख करके नहीं पूछता कि भाई ये मामला गंभीर अगर दिखता है तो फिर आयुष मंत्रालय आपने क्या किया, तब जा करके टेबल हिलने लगते हैं, फाइलें जो हैं वो खड़कने लगती हैं, भागने लगती हैं। अब आप समझिए कि यह बाबा रामदेव और पतंजलि का मामला नहीं होता तो क्या 2 साल तक इन शिकायतों के होने के बावजूद इस बारे में सारे अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? आपका जवाब होगा कि नहीं, और बिल्कुल सही है। कारोबार में शुद्ध मुनाफे की सनक ही है बाबा रामदेव की पतंजलि के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायतों के होने का कारण, ये कई लोग कहते हैं, और वह भी हार्ट, डायबिटीज जैसी दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन। अगर ये शिकायतें सही पाई जाती हैं तो फिर लोगों की जान से खेलने का गंभीर मामला भी बनता है। यह सिर्फ दवाओं की ही बात नहीं है। पतंजलि के जितने प्रोडक्ट्स जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते होंगे, उनमें से कई को लेकर जितने मामले रहे हैं, आज उनको भी मैं आपके सामने रखूंगा, दिखाऊंगा। और कोविड के दौरान डॉक्टरों और एलोपैथिक दवाओं के बारे में अनर्गल बयान देने का जो मामला रहा है स्वामी रामदेव के खिलाफ, वहाँ वो किस कदर फंसे रहे हैं, यह भी आपको जानना चाहिए, लिहाजा यह भी बताऊंगा। क्या इस देश में बाकी संत नहीं हैं, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है? मगर स्वामी रामदेव ने स्वदेशी के नाम पर कारोबार का ऐसा भ्रमजाल खड़ा किया जो बार बार गंभीर सवालों में आता रहा, और इस बात का इशारा भी करता है कि बाबा रामदेव अकूत संपत्ति के साम्राज्य विस्तार के लिए कारोबारी मुनाफे के ऐसे रथ पर सवार हैं जो नियम, नीति, नैतिकता तो छोड़िए, लोगों की सेहत और सुरक्षा को भी रौंदता चला जा रहा है। यह शिकायतों का लब्बो-लुबाब कहता है जो पिछले 2 साल से पतंजलि, दिव्य फार्मेसी और स्वामी रामदेव जिनका विज्ञापन करते हैं दवाओं का, उनके खिलाफ पड़ी हुई है। अब आप पहले जो ताज़ा मामला है, देश के एक जाने माने अखबार में एक बड़ी खबर छपी, इंडियन एक्सप्रेस में, और उस खबर के बाद यह मामला सामने आता है, लिहाजा हमने उस मामले को उठाया वहां से। क्या है यह समझिए और कितना गंभीर है यह भी जानिए। पतंजलि की तरफ से लगातार अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, शिकायतें चल रही हैं। बार बार पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े कानून का उल्लंघन कर रहा है। बार बार इससे जुड़ी शिकायतें आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को मिलती रही। कई सारी आरटीआईज इस संबंध में फाइल की गई। बावजूद इसके ना तो आयुष मंत्रालय ने रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोई एक्शन लिया और ना ही उत्तराखंड के स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कुछ किया। चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जिन 2 विभागों पर बड़ी जिम्मेदारी थी,
इस मामले में अब तक उनका ढुलमुल रवैया रहा है। नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए पिछले 2 सालों से यह सब कुछ चलता रहा, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ जारी रहा। अगर भ्रामक विज्ञापन है तो उसका अंदेशा इस बात पर भी पैदा होता है कि जो लोग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस भ्रम में आकर कर रहे हैं, जबकि उनकी सेहत के साथ एक अलग तरह का खिलवाड़ हो रहा है। यह बात इसलिए वहाँ तक जुड़ जाती है। फरवरी 2022 से ये मैटर पेंडिंग है। 1 शिकायत, 2 शिकायत, 3 शिकायत, और यह जो कॉम्प्लेंट खबर है उस खबर को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ये खबर कहती है, इन लेटर टू द डायरेक्टर आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज, देहरादून, उत्तराखंड, द आयुष मिनिस्ट्री सेड दैट since the subject matter pertains to continuous violations of the Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 by Divya Pharmacy, it comes under the jurisdiction of the State Licensing Authority, Uttarakhand. Continuous violation of Drugs and Magic Remedies Act. एक कंपनी दवाओं का भ्रामक विज्ञापन करती है और बार बार वो जो कानून है उसका उल्लंघन करती रहती है, उसको परवाह नहीं है। शिकायतें जाती हैं, पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी रहती है, लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई टेबल खड़खड़ाता नहीं है, कोई फाइल हिलती नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत नहीं गई होती तो आज इस तरह से दौड़ा दौड़ी नहीं होती। जाहिर है लोगों को लगता होगा कि बाबा रामदेव से कौन पंगा लेगा, रसूखदार आदमी हैं, हर जगह पहुंच रखते हैं, इसलिए इनकी दवाओं के खिलाफ शिकायतों पर मिट्टी डाल करके बैठे रहो। खुद सिर ओसल में क्यों डालेंगे, ओखल में। लेकिन जब पीएमओ को शिकायत पहुंची उसने तुरंत पूछा कि भाई ये क्या है, जांच क्यों नहीं हो रही है। तब जाकर के दिल्ली से देहरादून तक सब कुछ हिलने लगा। शिकायत है कि पतंजलि खुलेआम ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन करती है, जिसको पढ़ करके मैंने सुनाया है, और यह गंभीर मामला है। पीएमओ को जो शिकायत मिली वो 15 जनवरी को मिली, मैंने भेजी गई, और 24 जनवरी को पीएमओ ने, जिन साहब ने भेजा है वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी आरटीआईज हैं, उसमें से केवी बाबू complained to the Prime Minister's office on January 15 regarding repeated contraventions of the DMR, Drugs and Magic Remedies Act 1954 by पतंजलि आयुर्वेदा। इन्होंने 15 जनवरी को शिकायत भेजी और 24 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि भाई आयुष मंत्रालय क्या किया। उसने ताकीद की कि जो भी सच है, अगर विज्ञापन भ्रामक है और उन भ्रामक विज्ञापनों के चलते लोग दवाएं खरीद रहे हैं तो एक्शन होना चाहिए, जांच करो, एक्शन लो। कहने का मतलब यह भी था कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप बैठे रहेंगे। आदमी चाहे जो हो, कंपनी चाहे जिस किसी की भी हो, अगर कानून और लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ है तो फिर कानून का डंडा चलना चाहिए, सब बराबर है। आदेश में क्या लिखा हुआ है? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। पीएमओ के इस आदेश में साफ संकेत है कि संबंधित मंत्रालय और विभाग को बाबा रामदेव के प्रभाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि कुछ गलत कर रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि मामला गंभीर है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के जीवन के साथ पतंजलि खिलवाड़ नहीं कर सकता। किसी भी कीमत पर किसी को भी इस तरह के मामले में किसी भी तरह की छूट हरगिज नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय का जो मैसेज है वो यही है, और यह बहुत अच्छी बात है इस देश के आम आदमी के लिए भी कि उसको पता चलता है कि यहां कोई भी आला अदना नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कोई भी हो, बाबा रामदेव भी हो, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। उत्तराखंड राज्य के आयुष यानी कि आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विसेज विभाग के डायरेक्टर को जो चिट्ठी लिखी गई आयुष मंत्रालय की तरफ से, उसमें कहा यह गया कि दिव्य फार्मेसी की तरफ से विज्ञापनों के जरिए जो ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के उल्लंघन का मामला है वो राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तहत आता है।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि मामले की जांच करवाएं और जो भी ज़रूरी हो वो एक्शन लें। इतना ही नहीं, अपने एक्शन के बारे में मंत्रालय को टैग करते हुए शिकायतकर्ता को भी सूचित करें। ये होता है एक आदमी की ताकत लोकतंत्र में। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक आदमी के अधिकारों और उसके पास जो शक्ति है उसका सही मतलब बताया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट केवी बाबू, उसने स्वामी रामदेव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि अगर गलत है विज्ञापन और विज्ञापनों की आड़ में कारोबार चल रहा है, दवाएं वो लोग खरीद रहे हैं जिससे कि उस तरह का फायदा नहीं होगा जिस तरह का फायदा विज्ञापन में बताया जाता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ये स्थितियां हैं। अब आप समझिए कि किन बीमारियों को लेकर शिकायत है। मोटापा, थायराइड, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज और शुगर। इन बीमारियों के इलाज से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं या दवाएं भी आप कह सकते हैं, उनके लिए जो विज्ञापन पतंजलि की तरफ से जारी किया जाता है, बाबा रामदेव ही विज्ञापन करते हैं, वही उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वही मॉडल है। उन तमाम विज्ञापनों को भ्रामक पाया गया, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी दावे विज्ञापन में किए जा रहे हैं वो गलत हैं, यही शिकायतें नहीं हैं। और उन शिकायतों का हवाला दिया गया है कि ये वायोलेशन, ये वायोलेशन, ये वायोलेशन। ये खुलेआम ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन माना जाता है, शिकायत कहती है। अब आप ये समझिए कि ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट क्या है। अधिनियम की धारा 3 में विज्ञापन का उल्लेख है। उसके बारे में बताया गया है कि बीमारी के निदान, इलाज वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। विज्ञापन के जरिए बीमारी की रोकथाम के दावे को गैर कानूनी माना गया है। जीवन शैली संबंधी बीमारियों के इलाज के दावों पर रोक लगाई गई है क्योंकि ये आयुष की दवाएं हैं। आयुर्वेद, आयुष लिखते हैं आप AYUSH, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी। पहला मामला यह है कि आप हर कीमत पर अपनी दवा को बेचना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और दूसरा, आपको किसी की सेहत की बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर आप शिकायतों को इसी तरीके से रखते हैं तो अगर इसमें आप अपने मुनाफे के लिए, अपनी दवा को बेचने के लिए किसी भी तरह का विज्ञापन करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, तो साफ है कि आप शुद्ध मुनाफा कमाना चाहते हैं और लोगों की जान के साथ दूसरी तरफ खिलवाड़ भी हो रहा है। फिर एक गलत कारोबार करने वाले व्यक्ति, कंपनी के तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये आरटीआई कहती है। और इसी शिकायत के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने आयुष मंत्रालय को कहा है कि अगर इस तरह का है और ये तमाम वायलेशंस हो रही हैं तो फिर आपको जांच करके एक्शन लेना चाहिए। अब मेरे साथ जो मेरी टीम है, एक पैनल है मेरे साथ, उस पैनल से जुड़ करके हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें अभी तक जो शिकायतें मिली हैं, जिन शिकायतों पर कार्रवाई का आदेश हुआ है, उनका मतलब क्या है, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या है, जिन दवाओं का विज्ञापन बाबा रामदेव करते हैं, उनकी कंपनी करती है, अगर वो भ्रामक हैं, बरगलाने वाली हैं, तो कैसे हैं। मेरे साथ हिमाल अख्तर साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, मनीष पाठक हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और रेणु दीक्षित हैं, आप भी तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। एक कॉम्प्लेंट हिलाल साहब है और वो आरटीआई एक्टिविस्ट का है। उस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लेंट्स हैं। एक अखबार में, देश के बहुत बड़े अखबार में यह खबर छपती है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने 2 साल से विज्ञापनों को लेकर के जो मामले लंबित थे उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने आयुष मंत्रालय को लिखा कि
पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर के 4 बीमारियों के बारे में आप जानते होंगे। अगर इस तरह का विज्ञापन है तो फिर एक्शन हो। अब आप मुझे ये बताइए कि विज्ञापन कौन सा भ्रामक होता है और एक्शन क्या हो सकता है? देखिए सर, ऐसा है कि जो एक्ट बना हुआ है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कोई भी एडवर्टीज आप नहीं दे सकते हैं जिससे कि आप हर हालत में अपनी दवाई को बेचना चाहते हो और जिससे कि भ्रम पैदा होता हो, क्योंकि 100% गारंटी तो है नहीं ना। और अगर आप दे रहे हैं इस तरह की, तो फिर वो आप गलत कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में वहाँ रेमेडीज वहाँ दी हुई हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, उन पे पेनाल्टी भी पड़ी दी जा पेनाल्टी भी डाली जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसको बहुत सख्ती से लेना चाहिए। जहां लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं और उसके लिए एक्ट मौजूद है, और बहुत सारी कंप्लेंट के बावजूद भी वो उनके एक्शन रिपीट किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पीएमओ का जो स्टेप है ये अच्छा स्टेप है और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए इस एक्ट के मुताबिक। जी, रेणु जी। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी। ये पहले लोगों को ये भी थोड़ा समझना होगा कि जब हम कहते हैं भ्रामक या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है या विज्ञापन है, तो कैसे हम इस चीज को समझें। बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ कि बहुत बार आप देखते हैं खाने वाला जो तेल है, उसके एडवर्टीजमेंट लिखा रहता है कि अगर आप ये तेल परचेज करेंगे तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स या दिल की बीमारी दूर हो जाएंगी जब तक आप इस ऑयल को यूज करोगे। तो ये कहलाता है एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट या गलत प्रचार करना, कि जब तक आप इस तेल को खाएंगे, यूज करेंगे, तब तक आपका हृदय के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके का जैसे देते हैं कि जो वाटर प्यूरिफायर्स है, कि ये सिर्फ बैक्टीरिया जो है उन्हीं को फिल्टर करते हैं, वायरस फिल्टर नहीं होते हैं, तो ये एक 100% फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि ऐसा या तो आप एग्जैक्टली प्रूफ करके बताइए, अदरवाइज ये एक गलत प्रचार किया जा रहा है। अभी बाबा रामदेव जी के बारे में आप बता रहे थे कि इनके जो प्रोडक्ट्स, इनकी कंपनी किस तरीके से भ्रामक प्रचार कर रही है। हम सब ने एक चीज देखी होगी, इनका जो दूध बिस्किट आता है, पतंजलि दूध बिस्किट, बहुत क्योंकि उस दिन मैं जा रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने बोला बोला जो बांट रहे थे हम लोग ये फूड आइटम्स, तो उन्होंने बोला पतंजलि की जो है वो दूध बिस्किट बच्चों को बांटो, उससे बच्चों में ताकत आएगी, जो कुपोषित बच्चे हैं। जब वो एक आप कभी लेकर देखिए, मैंने उसके पीछे जब पलट के देखा, उसमें आप देखिए कि उसमें लिखा हुआ है एक तरफ 100% आटा, और जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आटा और ये केवल प्रोडक्ट कौन सा था रेणु जी? 58.6% है। जी, ये प्रोडक्ट कौन सा था? ये बिस्किट? पतंजलि के दूध बिस्किट। जी। तो ये बहुत ही ये रेणु जी मतलब एक मुझे मिनट रुकिएगा, 1 मिनट के रुक जाइएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले पतंजलि को लेकर के आएंगे। मैं इसलिए सवालों जी के दायरे में बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि को रख रहा हूं क्योंकि आप स्वदेशी का मामला कहते हैं, आप देश में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की सेहत का मामला कहते हैं, देश के भीतर एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो मुनाफे से मुक्त हो लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए काम करती रहे। इस तरह का कारोबार आप चलाना चाहते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं, एक बड़ा उदाहरण अभी रेणु जी रख रही हैं। रेणु जी कहना यह है कि पतंजलि का बिस्किट मैंने खरीदा, वो दूध वाला बिस्किट, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि उसमें क्या है, तो 100% आटा, गेहूं है। गेहूं को आप दूध का बिस्किट बना बोल करके बेच रहे हैं, ये कैसी नैतिकता है? नियम की बात छोड़ दीजिए, एक संत के साथ 2 बातें जुड़ती हैं। जब आप गिरुआ डाल लेते हैं और जब आप आध्यात्मिक पक्ष ले लेते हैं समाज का, तो आपके साथ एक अलग तरह का भरोसा, एक अलग तरह की श्रद्धा और विश्वास दोनों जुड़ जाते हैं। और वैसे में जाकर के इस तरह का फरेब अगर आप करते हैं कि दूध वाला बिस्किट और आटा है, तो फिर आपके बारे में और गलत राय बननी चाहिए बाकी कारोबारियों के मुकाबले, क्योंकि आप कारोबार कर रहे हैं एक अलग तरह की आड़ में, जो रेणु जी कह रही हैं। अब मैं आता हूं मनीष पाठक बस सर जी। एक चीज रेणु जी, बस जहां इसको मैं बोलिए करेक्ट कर दूं। जी। बस इतना बस आपसे शेयर कर रही हूँ कि उस बिस्किट पे लिखा हुआ है कि ये 100% आटा है। 100% आटा मतलब इसमें मैदा नहीं है।
तो जब आप पीछे जब इसके इंग्रेडिएंट्स पे देखते हैं तो 58%, 58.6% तो उसमें आटा है, बाकी क्या है कुछ भी मेंशन नहीं है। या अगर दूध कह रहे हैं कि उसमें दूध बिस्किट है, तो उसमें केवल 1.5%, 5-6% मिल्क सॉलिड है। तो ये गलत प्रचार जो है कि लिखा कुछ है, अगर हम ध्यान से नहीं देखते तो पूरी तरीके से हम सिर्फ एक भ्रामक प्रचार की वजह से उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जी, मनीष पाठक साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दो, एक मंत्रालय एक विभाग, मंत्रालय आयुष जिसके तहत इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उत्तराखंड, इन दोनों से पूछा। अब सवाल ये है कि एक पिछले साल की चिट्ठी है आयुष मंत्रालय की, मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं फिर आपसे सवाल करूं। ये है कि इन रिटर्न आंसर ऑन March 28 लास्ट ईयर, सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्री हैं, said that the Ayush Ministry had forwarded advertisement of Divya Madhugrit 15 violations, Divya Lipidom 7 violations, Divya iGrit Gold 10 violations, and Divya BP Grit 18 violations to Ayurveda Unani Services Uttarakhand to examine the matter for withdrawal of advertisements. लेकिन साल भर के बाद भी इस तरह की चिट्ठी गई मंत्रालय से, ना तो विज्ञापन वापस हुए हैं और ना ही उस पर कोई एक्शन हुआ है। सवाल यह है कि इस समय तक, इतने समय तक अगर लोग उस विज्ञापन से भ्रमित होकर के सामान खरीदते रहे हैं, तो क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो केवल पतंजलि ही हैं, इन सबके खिलाफ भी तो होनी चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा भ्रामक विज्ञापन। जो भी आपका मिसलीडिंग विज्ञापन है, जो हकीकत में जो उसके तथ्य हैं, स्थिति है, और उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचा जाए, जैसे मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एज पर दी लीगल लैंग्वेज बताता हूं, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसमें क्लियर एक लाइन डिफाइन की है, सेक्शन आपका 89 के तहत। उसमें दिया है भ्रामक विज्ञापन क्या है, विच इज प्रीजुडाइज टू द कंज्यूमर इंटरेस्ट, विच इज प्रीजुडिशियल टू द कंज्यूमर इंटरेस्ट। वो आपका भ्रामक विज्ञापन है, जहां पर कहीं भी कंज्यूमर के हितों को ध्यान न रखकर सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। जी, मैं अब इसके अलावा मेरा सवाल ये था कि एक मंत्रालय ने, एक विभाग को उत्तराखंड में, केंद्रीय मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी कि भाई ये जो वायलेशंस की शिकायतें हैं, इन शिकायतों पर आप तुरंत जांच करके एक्शन लीजिए, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो यह जिम्मेदारी उस विभाग पर भी तो बनती है। अगर साल भर के भीतर विज्ञापन चलता रहा है, प्रोडक्ट बिकता रहा है, तो लोगों के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो होता रहा है ना। बिल्कुल सर, 2 साल जो भी उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है, अभी तक एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यहां से आयुष मंत्रालय ने इसको भेज दिया था। मुझे याद है 2022 फरवरी से ये पेंडिंग है ये कंप्लेंट, और इस पर कोई भी अभी तक 2 साल से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी एक्शन बनता है, और जहां तक कंपनी है, कंपनी पर तो एक्शन बहुत क्रिमिनल भी बनेगा और एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनेगा। पिछले से 28 मार्च को आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लिखा कि साल 2022 में आयुष मंत्रालय ने दिव्य बीपी ग्रिड के 18, दिव्य मधु ग्रिड के 15, दिव्य आई ग्रिड गोल्ड के 10 और द थायरोग्रिड के 3 और दिव्य लिपिडोम के 7 विज्ञापनों की शिकायतों को, या 7 वायलेशंस को, जो इन तमाम वायलेशंस को उत्तराखंड के आयुष विभाग को भेजा गया है। विज्ञापनों को रोकने के लिए उचित जांच करने को कहा गया है, लेकिन साल भर हो गया, कोई जांच नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री दफ्तर कोड़ा नहीं चलाता, हंटर नहीं चलाता, तो हो सकता है कि बाबा रामदेव, उनकी कंपनी के खिलाफ पड़ी हुई शिकायतें धीरे धीरे सड़ जाती, गल जाती, खप जाती, मर जाती, कुछ नहीं होता, क्योंकि बाबा रामदेव की कंपनी, बाबा रामदेव के जरिए किया गया विज्ञापन, उनके उत्पादों पर कौन बोलेगा? इसलिए कहा गया कि जो कानून है लोक हित में, लोगों की सेहत के साथ जो जरूरी है वही चलेगा। मामला सिर्फ इतना ही नहीं कि संसद में मामला उठा, सुप्रीम कोर्ट भी पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों के लिए फटकार लगा चुका है। आईएमए की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पिछले साल 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुमराह करने वाले विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट बंद करें, वरना 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। इसका मतलब है कि बार बार शिकायतों के बावजूद, बार बार की सख्ती के बाद भी
स्वामी रामदेव अड़े हुए हैं। उनको शायद ये लग रहा है कि यह सब कुछ जो है वो किसी काम का नहीं है। मेरा जो चल रहा चलता रहेगा, मेरा जो सुख है रहता रहेगा, मेरा जो रुतबा है बना रहेगा, मेरे जो उत्पाद हैं चलते रहेंगे, मेरा बाजार बढ़ता रहेगा, मेरा कारोबार पनपता रहेगा, मुझे मुनाफा मिलता रहेगा। पहली बार इस तरह की घेराबंदी है और इतनी सख्ती के साथ है। एक ये मामला है। बाबा रामदेव यही नहीं फंसे। अभी एक्शन के लिए पीएमओ ने कहा, संसद में एक सांसद ने मामला उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव कहा कि गलत तरह के विज्ञापन बंद कीजिए। उसके बाद बाबा रामदेव एलोपैथिक डॉक्टरों के बारे में गलत बयानी करके भी फंस चुके हैं। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान बाबा रामदेव लगातार एलोपैथिक डॉक्टरों और एलोपैथिक दवाओं के बारे में उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। मामला कोर्ट में भी पहुंचा। बाबा रामदेव की काफी फजीहत हुई थी, लेकिन बाबा नहीं सुधरे। रामदेव का जो बयान था, मैं चाहता हूं पहले उस बयान को सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि बाजार और कारोबार इन दोनों में कोई गलती नहीं है अगर आप नियम नैतिकता को मानते हैं। लेकिन अगर स्वामी बन करके, बाबा बन करके आप कारोबार करके लोगों को झांसा देते हैं, बरगलाते हैं, झुठलाते हैं, फरेब करते हैं, तो एक सामान्य कारोबारी से कहीं ज्यादा बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास जो लोगों का है उसके साथ भी घात कर रहे हैं। इसलिए सवाल आज का बड़ा है, इसलिए मामला बड़ा है, बहस बड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 वकीलों को मैंने इसलिए बिठाया है ताकि आप समझ पाएं कि बाबा रामदेव, पतंजलि और उनका जो पूरा प्रोडक्ट है वो क्या है। पहले बाबा रामदेव का यह बयान डॉक्टरों को लेकर के। हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। एक अलग डिसिप्लिन है एलोपैथी, उसका ट्रीटमेंट का अपना मेथड है। उसके लिए एमबीबीएस, एमडी, एमएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स दुनिया भर में हैं। लैब टेस्ट होता है। दवाओं के बाजार में आने से पहले कई तरह के स्टेजेस होते हैं जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। उनके अप्रूवल से पहले बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको पूरा करना होता है। लेकिन वो पूरा सिस्टम जो है वो बाबा रामदेव कहते हैं कि बेकार है, हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। और बाबा जी यहां फंस गए थे। कोविड के उस खतरनाक दौर में जब हर तरफ से हताशा, निराशा का माहौल बना हुआ था, डर का, दहशत का, कोविड से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी, दुनिया भर के डॉक्टर कोविड को रोकने में जी जान से जुटे हुए थे, तब अचानक बाबा प्रकट हुए थे। उन्होंने कोविड के इलाज का दावा ठोक दिया था बिना किसी ठोस आधार के कि कोरोनिल को लेकर के बहुत सारे दावे, ये क्योर है। आप बाबा रामदेव के कोरोनिल को लेकर के किए गए उस दावे को सुनिए जिस पर काफी विवाद हुआ था और दुनिया भर में उनके दावों पर सवाल उठे थे और बाद में फटकार भी लगी थी। लेकिन दावेदारियों को क्या है, सुन लीजिए। रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो, तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय, तुलसी मिर्च, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को पता है, लोगों ने अपने घरों में पिया और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इस 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है, फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं। जितनी भी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे आयुर्वेद हो, योग हो, नेचुरोपैथी है, इन सभी पर भारत की सरकार को भरोसा रहा है, भारत के समाज को भी भरोसा रहा है कि यह कुछ न कुछ हद तक बीमारियों से रोकने या बीमारियों को रोकने में भी कारगर हैं। इसीलिए एक अलग से मोदी सरकार ने मंत्रालय बनाया जिसको हम आयुष कहते हैं। लेकिन आप जिस आयुष के तहत आने वाले तमाम विभागों
या चिकित्सा पद्धतियों के जरिए बनने वाली दवाओं के ऊपर यह ज़रूरी है कि गंभीर बीमारियों को लेकर के आप उनके इलाज का दावा ना करें। स्वामी रामदेव वो कर रहे थे। और एक दूसरी जो चिकित्सा पद्धति एलोपैथ की, वो गलत कमज़ोर है, यह बता रहे थे। अब मैं अपने मेहमानों के साथ आता हूं। हिमाल अख्तर, मनीष पाठक, रेणु दीक्षित, आप तीनों जाने माने वकील हैं, कंज्यूमर्स राइट्स की बात करते हैं और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको लेकर के भी बहुत सारे मामले आपने कोर्ट में देखे हैं। रेणु जी, मेरा सवाल आपसे है, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का मामला नहीं है। कोई आयुष के तहत आने वाली दवा हो, यानी कि आयुर्वेदिक कोई दवा हो, या हमारे आपके घर में रोज़ाना किचन में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ हो, कोई तेल हो, शहद हो, दाल हो, इसमें जो मिलावट है, जो आप कहते हैं उसके उलट या उससे हट करके जो आप उत्पाद बेचते हैं, अगर ऐसा है तो फिर खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है, और अगर नहीं होती है तो कारण क्या बनता है इसका? अगर हमें पता चलता है कि उससे कोई नुकसान हो रहा है, या हमें पता चलता है कि ये मिसलीडिंग विज्ञापन की वजह ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो सबसे पहले हमें कंप्लेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कंप्लेंट के लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, gama.gov.in। अगर आप इस पोर्टल में जाकर कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है, तो उसके बाद दोबारा एक बार कंप्लेंट बोलिएगा, रेलेवेंट, gama.gov.in। जी, gama.gov.in। जी, ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। गामा मीन्स ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। तो gama.gov.in, इस पोर्टल पर जाकर आप अपने को रजिस्टर करें। एक बार रजिस्ट्रेशन होता है वन टाइम, फिर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद जब सरकार की निगाह में वो कंप्लेंट आती है, तो कंसर्न जो सही अथॉरिटी है उसके पास वो भेज दी जाती है और उस पर जांच होती है। जांच सही पाई जाती है तो उसके बाद सजा का प्रावधान है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 21 क्लॉज 2 में इस सजा के बारे में प्रावधान है। और ये क्लियरली कहा गया है कि 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसके अलावा फाइन 10 लाख तक का है, और अगर बार बार वो व्यक्ति वही गलती मैं कर रहा है, आता हूं बार-बार आपके पास संदिग्ध रेणु हो जी। रहा है। आशीष मेरे लीगल एडिटर हैं, वो जुड़ गए हैं। आशीष, एक कंपनी के कई प्रोडक्ट्स के खिलाफ चलने वाले विज्ञापन फरेबी हैं, यह बात शिकायत के तौर पर आती है, यानी कि भ्रामक हैं, लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, और 2 साल से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। रेणु जी कहती हैं कि आप कंप्लेंट कर दीजिए, उस पर एक्शन। अब अगर 2 साल तक बाबा रामदेव की पतंजलि या दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कंप्लेंट पड़ी हुई है, वो भी जाने माने आरटी एक्टिविस्ट की, और कोई शिकायत नहीं हो रही है, तो फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, संसद के भीतर भी मामला है। पतंजलि ओवरऑल कानून के दायरे में जितने मामले हैं, उन मामलों के लिहाज से कहां कहां फंसा हुआ है और किस तरीके से सवालों के घेरे में है? देखिए राणा जी, पतंजलि को लेकर कई तरह के सवाल है और कई तरह की जो याचिकाएं हैं वो अलग अलग अदालतों में दाखिल की गई है। यही वजह है कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो कोरोनिल को लेकर उन्होंने दावा किया था, उसके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उनको एक जगह पर ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। पिछले साल की मैं बात अगर मैं करूं तो 21 नवंबर की वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर बाबा रामदेव यानी पतंजलि की अगर मैं बात करूं तो पतंजलि अगर भ्रामक विज्ञापन दिखाना बंद नहीं करता तो पतंजलि के प्रति प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात को ध्यान में रखें कि भविष्य में कभी भी कोई भी भ्रामक विज्ञापन ना दिखाए। अब हम संसद की ओर चलते हैं। 2 सांसद हैं, कार्तिक चिदम्बरम है, एक और सांसद है, जिन्होंने बाकायदा, हाँ जी सर, बाकायदा इसको लेकर उन्होंने शिकायत की है। उसी शिकायत पर उस समय भी कहा गया था कि इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जब एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पीएमओ ने आयुष मंत्रालय को कहा है, आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड आयुष मंत्रालय को अब इस पूरे मामले में
कार्रवाई करने की कहा है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जवाब देते हैं। राणा जी, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान में होगा, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, जब ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, तो अपने बचाव में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें तरह तरह की दावे करते हैं। वो उन्होंने, सबूतों की बात नहीं। आशीष मुझे याद है, जी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को रोकने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़े बड़े माफिया इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके विज्ञापन को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, आप जो भ्रम फैला रहे हैं वो कहीं और चले गए। तो देश की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है और योग है, इन सब के ठेकेदार अगर बाबा रामदेव जी ही हैं। मैं इसलिए आज दुखी हूं क्योंकि इस तरह की सख्ती प्रधानमंत्री कार्यालय सख्त लहजे में देश के मंत्रालय को कहता है, तो वह भी कहीं ना कहीं महसूस करता है कि आप स्वामी बन करके, गेरुआ पहन करके ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिस कारोबार के लिए आपने जो बुनियादी शर्त और सिद्धांत उठाए हैं, जिनका दावा करते हैं कि मैं स्वदेशी के नाम पर, देश हित के नाम पर, जनहित के नाम पर, लोगों की सेहत की खातिर अपने जीवन को न्यौछावर कर चुका हूं, मेरा सब कुछ जो है राष्ट्र के नाम है। और राष्ट्र के नाम ऐसा है कि आप लगातार गलत विज्ञापनों के जरिए लोगों को बरगलाते हैं, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, शिकायतें पड़ी रहती हैं, आपके रसूख की वजह से कोई बोलता नहीं है, फाइलें आगे बढ़ती नहीं हैं, महकमा जो है चुपचाप बैठा रहता है। ये भला हो प्रधानमंत्री कार्यालय का, उसने का नहीं, देश में कोई भी आदमी हो, छोटा या बड़ा, गलत होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष, मैं हिमाल अख्तर साहब के पास जाना चाहता हूं, आपके पास लौटूंगा। हिमाल साहब जी, देखिए, जितने भी विज्ञापन होते हैं, जी मैं क्लियर कर दूं आपको। हाँ। कि एक तो जो अभी आपने बाबा रामदेव जी का एड सुनवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की मौत मतलब इसमें एलोपैथी के स्टेरॉइड लेने से भी हुई है। जी। तो ये बिल्कुल सेटल्ड जो कि मिसलीडिंग एड है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर सकते हैं लेकिन दूसरे की बुराई आप नहीं कर सकते हैं। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि जब पीएमओ ऑफिस ने लिखा है उसको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए, आयुष के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। जी जी। तो इस पे इतनी देर क्यों हुई है मुझे समझ में नहीं आता है कि कानून में कोई कमी नहीं है। अब अगर किसी वजह से अभी भी कोई एक्शन नहीं होता है तो एक आम आदमी के पास में, या जो आरटीआई एक्टिविस्ट है इनके पास में है कि ये हाई कोर्ट में जाकर रिट फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और उस स्टेट के खिलाफ कि भाई इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक्शन होगा। और मैं अब जब पीएमओ ऑफिस ने लिखा है, इतना सख्त अल्फाज में लिखा है कि आप उन्हें जो कंप्लेनेंट है उनको भी इन्फॉर्म करेंगे, स्टेटस बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक्शन होगा। देर सही, लेकिन अब उम्मीद लगती है कि एक्शन होगा। आयुष के तहत कोई आयुर्वेदिक दवा है, वह दवा किसी गंभीर बीमारी के, एड्स के, कोविड के या कैंसर के इलाज के तौर पर लोगों के बीच में रखी जाए कि ये इसका क्योर है, तो क्या ये डीएमआर का वायलेशन है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का? बिल्कुल वायलेशन है उसका, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रचार, कोई भी विज्ञापन आप उस मेडिसिन का कर रहे हो जो उसके नेचुरल, उसकी जो विशेषताएं हैं उससे अलग है और जो फैक्ट्स पे बेसिस नहीं है, जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, तो वो उसका वायलेशन है। अब यहाँ पर जब मैजिकल बेनिफिट्स आप दिखा रहे हो कि इसको यूज करने से ये प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम्स या थायराइड की या मोटापे की या ये जो आयुष के अंदर जो भी चीजें आती हैं उनके लिए, तो अगर उससे हटकर होता है तो क्लियर कट वॉयलेशन है उस एक्ट का। जी। जिस आरटीआई एक्टिविस्ट केवी बाबू की चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखने के बाद से पूरा एक्शन हुआ है, वो कहते हैं, आशीष मैं आपके पास आऊंगा, कि आई एम थैंकफुल टू द पीएमओ फॉर प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन एंड होप दिस विल एंड द इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स बाय पतंजलि आयुर्वेदा। आगे वो कहते हैं कि द मैजिक रेमेडीज एक्ट बाय पतंजलि आयुर्वेदा, सेड बाबू, एडिंग that the Ayush Ministry has written at least 4 times to the Uttarakhand State Licensing Authority for action against Patanjali, but nothing was done. तो अगर इस तरह से एक कन्वेंस है
एक साठगांठ सी दिखती है पतंजलि और वहाँ की स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी के बीच में। अगर आयुष मंत्रालय को मान लूँ तो, हालांकि मंत्रालय को पूछना चाहिए कि 2 साल से शिकायतें पड़ी हैं तो तुम लोगों ने किया क्या है, एक्शन क्या है। फिर भी आशीष, लीगली क्या स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी भी सवालों के और उसके खिलाफ मुकदमा करने के दायरे में नहीं आती? जाहिर तौर पर कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि शिकायतें 2 साल से हो रही हैं, एक दो नहीं कई सारी शिकायतें हैं, लेकिन उस शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई ना होना। अगर कार्रवाई की होती तो वो कार्रवाई पब्लिक में आई होती, वो कार्रवाई शिकायतकर्ता के पास गई होती कि हमने आपकी शिकायत पर ये कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता को कार्रवाई का कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे अहम बात है कि पीएमओ को दखल देना पड़ा है। ये काम आयुष मंत्रालय का है। आयुष मंत्रालय अगर अपना दबाव बनाता तो शायद अब तक इस पर कार्रवाई हो जाती। आयुष मंत्रालय वो दबाव नहीं बना पाया, यही वजह है कि पीएमओ को आगे आना पड़ा और पीएमओ को लेटर लिखना पड़ा आयुष मंत्रालय को कि आप इन शिकायतों पर कार्रवाई करिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आयुष मंत्रालय को पीएमओ लिखता है कि आपको काम करना पड़ेगा। एक बात मैं और ध्यान में लाऊं आपको कि जिस वक्त कोविड चल रहा था, आपको ध्यान में होगा राणा सर, कि उस वक्त एक दावा किया गया कि हमने कोरोना की दवाई खोज ली, और उस समय इस कंपनी का एक प्रोडक्ट था कोरोनिल। उस समय आपको यह भी ध्यान में होगा कि कोरोनिल दुकानों पे नहीं मिलती थी, और जहां मिलती थी लंबी लाइनें थी। हालांकि बाद में इस दावे को वापस लेना पड़ा जब मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था, और यही वो मामला है जिसके बाद रामदेव की मुश्किलें बढ़ी थी। दूसरी सबसे अहम बात, जो बाबा रामदेव पतंजलि की अगर हम बात करें तो वो निगेटिव एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं कि 100 वर्षों में नहीं हुआ, 2 वर्षों में, 200 सालों में ऐसा नहीं हुआ, हम ये कर रहे हैं। विदेशी स्वदेशी, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम आप पर जुर्माना लगा देंगे, तो वो इस पूरे इशू को आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बना देते हैं। वो ये नहीं देखते कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि दोनों ही को, आयुर्वेद को और एलोपैथी को, दोनों को एक साथ आना चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए। लेकिन अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो वो पूरे ही 2 अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही थी। एक विक्टिम कार्ड खोलने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि वो विक्टिम कार्ड असर नहीं किया। अब असर करेगा पीएमओ का वो लेटर जो आयुष मंत्रालय को लिखा गया है, और आयुष मंत्रालय अब इस पर कार्रवाई भी करेगा। एक कहानी थी हार की जीत, उसमें बाबा भारती का घोड़ा लेकर के भाग गया था डाकू खड़क सिंह। तो बाबा भारती ने उसको कहा था, खड़क सिंह तुम किसी को बोलना मत कि तुमने धोखे से मुझसे घोड़ा लिया है। तो उस डाकू ने भागते हुए घोड़े से पलट करके पूछा, क्यों बाबा भारती? तो उसने कहा कि लोग गरीबों पर, कमजोरों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। अगर तुम ये बताओगे कि तुम गरीब बन करके मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए और धोखे से तुम घोड़ा लेकर भाग रहे हो, तो फिर दुनिया में जितने गरीब हैं उनके लिए बड़ा जुल्म हो जाएगा। तो बाबा बन करके, आध्यात्मिक गुरु बन करके, एक कारोबार में सिर्फ मुनाफे का धंधा करते हुए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तक कर जाने का जोखिम उठाने का जो ये मामला बनता है, इस मामले के आ जाने से बहुत सारी चीज़ें गंभीर सवाल के तौर पर खड़ा होती हैं। और ये पतंजलि, दिव्य फार्मेसी, बाबा रामदेव के खिलाफ है। उनको लेकर के देश में श्रद्धा है, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन यह जो कारोबार हो रहा है, कारोबार जिस नीति, नैतिकता, नियम को ताक पर रख करके हो रहा है, एक रसूख, रुआब, रुतबे की बुनियाद पर हो रहा है, उसमें आम आदमी का हक मारा जा रहा है। इसलिए हमने एक बड़ा सवाल उठाया है। और पतंजलि के जितने भी उत्पाद हैं, अगर आपको हम बार बार कहते हैं, क्योंकि रेणु जी की बात से ये सामने आ गया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में देखा जाना चाहिए। अगर वो वायदों के मुताबिक जो कह रहे हैं उसके मुताबिक नहीं है, विज्ञापनों के मुताबिक नहीं है, तो फिर मुकदमा बनता है, मामला बनता है। इसलिए हम जनहित में इस तरह के तमाम जो पतंजलि के उत्पाद हैं उनको लेकर के आएंगे, क्योंकि यह एक अलग तरह का मामला बनता है। विश्वास के साथ खिलवाड़ भी है ये। लेकिन रेणु जी, ये विश्वास के साथ खिलवाड़ का कोई मुकदमा तो नहीं बनता है, लेकिन पतंजलि को लेकर के कितने मामले आप देख रहे हैं? क्योंकि आपका व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, मैं उसके आधार पर पूछता हूँ। राणा जी, एक बहुत और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। ये पतंजलि का दंत मंजन बहुत फेमस है, बहुत ऐड आता है इसका। ये जो दंत मंजन है, इसमें ग्रीन लेबल लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जी। तो ग्रीन लेबल, एक तो ग्रीन लेबल लगा है, दूसरा उसमें कहा गया है कि ये प्योर वेज है। जबकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आप नीचे देखेंगे कि कटल फिश बोन्स जो है उनका भी यूज किया गया है।
तो आप ये देखिए कि क्योंकि कस्टमर ने बाबा रामदेव का ये प्रोडक्ट है, उस दर्द मामले में वजन बहुत आशीष फायदा शायद करता है। वो जो ग्रीन टैग था वो पतंजलि हटा लिया जी था। बिल्कुल बिल्कुल, वो लेकिन खबर देखिए हमने यह भी तो एक प्रमुखता तरह से का चलाई फरेब थी, है ना, राणा, अगर आपको जी। ध्यान में होगा आपने ग्रीन टैग वो डाल हमने दिया चलाई कि थी, यह जो प्रमुखता है से वो चलाई थी और नॉन उसके वेज बाद नहीं है, उन्होंने हटा लिया इसमें था। कुछ भी जो है वो लेकिन जीव सर का ये नहीं है। देखिए आपने कि ग्रीन टैग डाल दिया, जब सवाल उठा तो आपने ग्रीन टैग हटाया, यानी कि आप फायदे हटाया। के लिए, मुनाफे के लिए नियम, नैतिकता सब की बलि चढ़ा सकते हैं, यही साफ होता है। और ये बहुत बड़ा, सर आप जैसे आपने बोलिए। इस बात पर खबर चलाई, लोगों को जागरूक किया, तो उन्होंने हटाया। पर अभी भी ऐसे गांव में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर प्रोडक्ट्स पे ग्रीन लेबल लगा दिया जाता है और लोगों को जानकारी नहीं होती, वो ग्रीन लेबल देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो मनीष पाठक वो जी, चीज, वो 1 मिनट जागरूक। मेरे पास बचा हुआ है, चलते चलते एक एक जवाब मैं अपने जी दर्शकों के लिए जी चाहूंगा। इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन बिल्कुल होते हैं, खास करके जिन उत्पादों जी का सरोकार लोगों की सेहत से होता है, उन विज्ञापनों को बिल्कुल चलाने की सजा क्या होती है, और उनके साथ बाकी जो लोग भी साठ गांठ में रहते हैं, चाहे विभाग या कोई और, बिल्कुल। उनके खिलाफ भी क्या हो सकता है? देखिए, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, जैसा मैंने बताया, एक तो सेक्शन 89 के तहत क्लियर दिया हुआ है कि विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। उसमें आपके लिए 2 साल कैद की सजा का प्रावधान है और 10 लाख फाइन का। और यही अगर ऑफेंस सब्सिक्वेंटली होता है तो वो आपका कैद का प्रावधान 5 साल हो जाता है और आपका फाइन अमाउंट हो जाता है 50 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 10(1) में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई हुई है, जिसका ये पूरा काम है कि सबको नियंत्रण करना और जहां पर भी कहीं ऐसी कोई गलती हो रही है उसके लिए फाइन जी लगाना। और जैसा मैंने बताया कि पहले ऑफेंस में आपका 2 साल की सजा और 10 लाख फाइन, सेकंड में 5 इयर्स की सजा और 50 लाख। जी अपार्ट मनीष फ्रॉम जी, दैट क्रिमिनल मनीष जी, लायबिलिटी भी एक बैठती है। क्लैरिटी तो आपने दे ही ब्रीच ऑफ दी है ट्रस्ट। दर्शकों को, चूंकि यह मामला जो है संगीन है और आगे भी अगर कुछ इस तरह के बुनियादी और बड़े सवाल आते हैं तो हम जनहित में, लोगों की खातिर इन सवालों को लेकर के खड़ा होंगे, आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गालिब का एक शेर है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते गैर बार होता। बाबा रामदेव, उनका कारोबार, उनके वायदे और ये शिकायतें बहुत कुछ कहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।